अब यहाँ पर साल्ट हाइड्रोलिसिस से पहले दो टर्म्स हमको समझनी है कि हाइड्रोलिसिस क्या होता है और हाइड्रेशन क्या होता है। हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस कहते हैं ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ए वाटर, यानी वाटर में वाटर में जो ये वाला बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड के टूटने को कहते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में HOH बॉन्ड इज ब्रोकन। इन हाइड्रोलिसिस HOH बॉन्ड इज ब्रोकन। हाइड्रोलिसिस में ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। जबकि हाइड्रेशन क्या है? Hydration is simple addition of a water. Addition of water molecule is called hydration. कुछ इक्वेशंस की मदद से हम साल्ट हाइड्रोलिसिस को समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने कोई साल्ट लिया है। साल्ट में दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। जो साल्ट का पॉजिटिव पार्ट होता है वो किसी एसिड की तरफ से आया होता है। नहीं सॉरी, एक मिनट। जो साल्ट का पॉजिटिव पार्ट होता है, जैसे फर्ज करें NaCl की बात करते हैं, तो HCl ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, NaCl एंड वाटर बना। इसमें जो साल्ट का पॉजिटिव पार्ट होता है ये एक बेस की तरफ से आया होता है, और साल्ट का जो नेगेटिव पार्ट होता है ये किसी एसिड की तरफ से आया होता है। यानी जो साल्ट में नेगेटिव पार्ट है, जैसे एनाइन भी कहते हैं, एनाइन वो किसी एसिड से ड्राइव होता है, और साल्ट का जो पॉजिटिव पार्ट होता है जिसे हम कैटाइन भी कहते हैं, ये किसी बेस की तरफ से आया होता है। और जब कोई साल्ट, हम एक जनरल साल्ट लेते हैं, जैसे MX कह देते हैं, जैसे NaCl है, Na को समझ लेंगे M है, Cl को समझ लेंगे X है। ये M है और Cl को समझ लेंगे X है। ये एक साल्ट है MX। इस साल्ट को जब हम पानी में डालते हैं तो ये साल्ट या कोई भी साल्ट फौरन से डिसोसिएट हो जाता है। M पॉजिटिव अलग हो जाता है, X नेगेटिव अलग हो जाता है। M पॉजिटिव ये साल्ट का पॉजिटिव पार्ट है, और जो साल्ट का पॉजिटिव पार्ट होता है ये किसी बेस से आता है, और साल्ट का जो नेगेटिव पार्ट होता है ये किसी एसिड से आता है। अब हम यूं करते हैं कि अब होता ये है कि फर्ज करें कि हमारे पास एक साल्ट है MX। इस साल्ट को पानी में डाला तो इससे M पॉजिटिव बन गया और X नेगेटिव बन गया। अब ये M पॉजिटिव वाटर मॉलिक्यूल के साथ दोबारा से मिक्स हो सकता है आपस में, तो ये दोनों हो गए अलग। अब ये M पॉजिटिव जो साल्ट का पॉजिटिव पार्ट था, ये वाटर, लिक्विड वाटर के साथ कंबाइन होकर हमें कोई, अब देखें हाइड्रोलिसिस हो रही है तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा,
ये OH और ये M आपस में कंबाइन हो जाएंगे और MOH बन जाएगा और ये H पॉजिटिव अलग हो जाएगा। इस तरह एक बेसिक सोल्यूशन बन गया। अब इसी साल्ट का जो नेगेटिव पार्ट था एनाइन था, ये एनाइन भी वाटर में, क्योंकि यह भी वाटर ही में है, हवा में नहीं है, वाटर ही में है। यहाँ भी हाइड्रोलिसिस हुई, ये बॉन्ड टूटा, ये H और ये X, क्योंकि H पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कंबाइन करेंगे तो ये HX कंबाइन करेगा और ये OH अलग हो जाएगा। अब हमने देखा है कि जो ये हुआ क्या है, ये साल्ट सोल्यूशन बना है, ये सारी चीज साल्ट सोल्यूशन बनी है। तो साल्ट सोल्यूशन में हमने देखा कि इन रिएक्शन में साल्ट सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन बने हैं और हाइड्रोक्साइड आयन बना है। तो इससे हमको ये बात समझ आ सकती है कि सोल्यूशन ऑफ साल्ट या तो एसिड होगा या बेस होगा। अब जो आयन ज़्यादा होंगे उस हिसाब से हम सोल्यूशन ऑफ साल्ट को समझेंगे। अगर OH आयन ज़्यादा है तो हम कहेंगे सोल्यूशन ऑफ साल्ट, इस साल्ट का जो सोल्यूशन है वो बेसिक इन नेचर है। अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो हम कहेंगे इस साल्ट का जो सोल्यूशन है वो एसिडिक इन नेचर है। तो सोल्यूशन ऑफ साल्ट कैन बी बेसिक और सोल्यूशन ऑफ साल्ट कैन बी एसिडिक। तो ये बातें ऊपर वाले पैराग्राफ में लिखी हुई हैं। अब कुछ और रिएक्शन है, यहाँ पे लिख देते हैं। ऊपर वाले इन रिएक्शन को देखकर जिसपे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हो रहा है, इन रिएक्शन को देख के हम ये कह सकते हैं सोल्यूशन ऑफ साल्ट। हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें H2 गैस भी तो बन सकती है। सॉरी आपकी आवाज बहुत आहिस्ता है, ये क्या, ये दोबारा बताइए। सर ये जो हाइड्रोजन आयन बन रहा है इसमें H2 गैस भी तो बन सकती है। हाँ, इसमें चांस है कि H2 गैस भी बन सके, बिल्कुल H2 गैस भी बन सकती है, लेकिन वो तो फाइनल स्टेप में होगा ना, पहले तो हाइड्रोजन आयन ही बनेगा। अगर H2 गैस भी बनी है तो पहले तो हाइड्रोजन आयन ही बनेगा, और H2 गैस का बनना कुछ इतना पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि H2 गैस तब बनती है जब एक हाइड्रोजन एटम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, दूसरे हाइड्रोजन एटम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, ये दोनों आपस में अपना इलेक्ट्रॉन करते हैं शेयर और इससे H2 गैस बन जाती है। लेकिन यहाँ पर तो H पॉजिटिव है, उसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो इसके लिए बहुत मुश्किल है, कहीं से इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर शायद बन जाए H2, जो कि पॉसिबल नहीं लग रहा। H2 ऐसे नहीं बन सकते इसमें से। पहले हाइड्रोजन आयन बनेगा, फिर अगर उसे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलता है कहीं पर, वहाँ पर ऐसा रिएक्शन होता है जहाँ पे उसे रिडक्शन कहते हैं, तो फिर हाइड्रोजन एटम बनेगा। ऐसा होता है, लेकिन इस प्रोसेस में नहीं होता, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में ऐसे रिएक्शंस को हम पढ़ेंगे। तो हम ये बात लिख रहे थे कि, क्या बात लिख रहे थे कि जो साल्ट सोल्यूशन है ये एसिडिक भी हो सकता है, ये बेसिक भी हो सकता है। अब हम एक लाइन लिखेंगे जिन्हें फिर कुछ एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट करें, हमने कॉन्जुगेट एसिड बेस के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है कि जी हमारे पास कोई वीक एसिड है, फर्स्ट करें इसका वाटर के साथ रिएक्शन करा देते हैं, किसी वाटर यहाँ पे बेस के तौर पर एक्ट करेगा। ये एक वीक एसिड है तो ये प्रोटॉन देगा, वाटर इस प्रोटॉन को लेगा और एसीटेट आयन बनेगा और हाइड्रोनियम आयन बनेगा। अब जो एसीटेट आयन है और हाइड्रोनियम आयन है, तो ये तो
अब इस एसीटेट आयन को हम क्या वीक सॉरी कॉन्जुगेट बेस कह सकते हैं? कॉन्जुगेट बेस। और इस हाइड्रोनियम आयन को कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे। अब जो ये एक वीक एसिड है, यहाँ से हमें एक बात पता चली है कि जो वीक एसिड की कॉन्जुगेट बेस होती है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होती है। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि ये बड़ी बहुत चाहती है प्रोटॉन एक्सेप्ट करना। एसीटेट आयन है, नेगेटिव आयन है, जो जरा सा से प्रोटॉन मिल जाएगा फौरन से इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगी। तो वीक एसिड की जो कॉन्जुगेट बेस है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे और ये नेगेटिव आयन भी है, एन आयन भी है। एक लाइन लिखेंगे द एन आयन, बुक की एक लाइन है जिसको समझने के लिए हमने ये रिएक्शन लिखा है। द एन आयन्स ऑफ वीक acids are strong conjugate bases. The anions of a weak acid are strong conjugate bases. The anions of a weak acid are strong conjugate bases. ठीक हो गया। वीक एसिड की भी समझ आ गई, कंजुगेट बेस की भी समझ आ गई। anion of a weak acid are conjugate bases are strong conjugate bases. जैसे ये एक स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है जो कि एक वीक एसिड का एन आयन है। अगर हम इस एन आयन को वाटर के साथ मिक्स कर दें, वाटर के साथ रिएक्ट करवा दें, तो सॉल्यूशन एसिडिक प्रोड्यूस होगा या बेसिक, अब ये देखना है। हाइड्रोलिसिस होगी, ये चला जाएगा इधर, CH3 COOH बन जाएगा और OH नेगेटिव आयन बन जाएगा। अब इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, एसिडिक कहेंगे या बेसिक कहेंगे? आपकी क्या राय है, इसको क्या कहना चाहिए? एसिडिक कहना चाहिए या बेसिक कहना चाहिए? बेसिक। क्या कहना चाहिए? बेसिक। अच्छा, इस सॉल्यूशन को हम बेसिक कहेंगे, एसिडिक इसलिए नहीं कहेंगे कि एसिडिक है, एसिडिक तो है लेकिन ये बहुत ही वीक एसिड है। तो हमें पता है कि वीक एसिड है। इसके बर्फ जो OH आयन है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की अलामत है, अल्केली है, स्ट्रॉन्ग बेस को इंडिकेट करता है। एक तो ये बात। दूसरा, ये जो वीक एसिड है, लेकिन चूंकि वीक एसिड है तो ओवरऑल सॉल्यूशन एसिडिक नहीं कहलाएगा। और इस वीक एसिड, एक तो वीक एसिड है, दूसरा इसने अभी प्रोटॉन भी लूज नहीं किया हुआ। तो एसिड तो हम किसी चीज को तब कहते हैं ना जब वो प्रोटॉन लूज करे। इसी तरह बेस भी किसी चीज को तब कहते हैं जब वो हाइड्रोक्साइड आयन लूज करे। यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन तो लूज हो चुका है, हाइड्रोक्साइड आयन तो मौजूद है, लेकिन यहाँ तो इस जगह पर आप देखें कोई प्रोटॉन नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब ये सॉल्यूशन एसिडिक नहीं है। एसिडिक को तब कहते हैं जब प्रोटॉन हो। एक तो दो रीजन हमने यहाँ पर मेंशन की हैं कि एक तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए, ओवरऑल दिस सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, दिस सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, बेसिक, दिस सॉल्यूशन इज बेसिक सॉल्यूशन। द रीजन इज, एक तो ये वीक एसिड है जिसकी वजह से ओवरऑल सॉल्यूशन बेसिक है। दूसरा, एसिड एसिड हम तब कहते हैं कि जब कोई प्रोटॉन वहां पर एग्जिस्ट कर रहा हो। वीक एसिड है, अव्वल तो ये प्रोटॉन देगा ही बहुत मुश्किल से, नहीं देगा क्योंकि वीक एसिड की आयोनाइजेशन बहुत कम होती है। और फिर इस सोल्यूशन में देखें यहाँ में प्रोटॉन नजर ही नहीं आ रहा, हाइड्रोक्साइड आयन नजर आ रहे हैं जो कि बेसिक सोल्यूशन होने की निशानी है। तो इससे ये बात पता लगी कि जब भी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, सोल्यूशन बेसिक बनेगा।
व्हाट इज दिस? स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। जबकि स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, बनने वाला सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन होता है। जबकि स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, बनने वाला सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन होता है। अब इसी चीज की और एग्जांपल देखते हैं। अभी हमने एग्जांपल ली थी CH3 COO नेगेटिव स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है। अब कुछ और स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस लेंगे। स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है, इसके अलावा CN नेगेटिव हाइड्रोजन कार्बोसाइनाइड आयन है, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन और कार्बोनेट आयन, इसे कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट, और इसे कहते हैं कार्बोनेट। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है। कैसे? अगर हम ये समझना चाहें कि ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस कैसे हैं, अगर या मैं चलो ना कंजुगेट बेस लिख देता हूँ। तो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस ये कैसे है? इसमें देखें साइनाइड आयन है, ये साइनाइड आयन कैसे बनेगा? तो साइनाइड आयन ऐसे बनेगा कि जब हाइड्रोजन साइनाइड को हम वाटर में मिक्स कर देंगे, हाइड्रोजन साइनाइड एक एसिड है क्योंकि प्रोटॉन ले सकता है, वाटर यहाँ पे बेस है क्योंकि ये प्रोटॉन ले सकता है। तो इनसे जो बनेगा, देखिए ये बोरॉन से प्रोटॉन देगा, ये बोरॉन से प्रोटॉन को कैप्चर करेगा तो साइनाइड आयन बनेगा और हाइड्रोनियम आयन बनेगा। अब ये जो साइनाइड आयन है ये एक एसिड का नेगेटिव आयन है, ये एक एसिड का नेगेटिव आयन है। अब जो साइनाइड आयन है ये एक एसिड का नेगेटिव आयन है, तो इसको क्या कहेंगे? कंजुगेट बेस कह सकते हैं इसे। बस अब इस कंजुगेट बेस को हम अगर वाटर में मिक्स कर देंगे, ओवरऑल सोल्यूशन जो बनेगा वो हमने देखना है। तो हाइड्रोलिसिस होगी, ये बॉन्ड टूट गया, ये HCN के साथ अटैच हो जाएगा, HCN बन जाएगा, HCN बन जाएगा, HCN प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। अब ओवरऑल इस सोल्यूशन को हमने देखना है कि क्या कहना है, इसका बेसिक सोल्यूशन क्या है। बेसिक सोल्यूशन क्यों कहना है? तो अगर यूं हमें लग रहा है कि HCN एसिड है तो भाई HCN तो एसिड है, लेकिन ये हाइड्रोक्साइड आयन में तो देखें ये भी तो कोई बेस की, कहते हैं कि जो हाइड्रोक्साइड आयन जहाँ पर हो वो बेसिक, जहाँ पर हाइड्रोजन आयन हो वो चीज एसिड की नेचर होती है। यानी एसिड लिखने के बजाय कई दफा रिएक्शन में आपने देखेंगे या देखा होगा कि पूरा एसिड लिखने के बजाय सिर्फ हाइड्रोजन आयन लिख देते हैं। इसका मतलब ही यही है कि भी यहाँ एसिडिक मीडियम है। इसी तरह हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब भी यही है कि ये चीज बेसिक है। पहली बात तो ये है कि HCN अभी आयोनाइज नहीं है, इस जगह पे आयोनाइज नहीं है, तो हमें तो इस सोल्यूशन में कोई प्रोटॉन नजर नहीं आ रहा, OH नेगेटिव नजर आ रहा है, तो दिस सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। अब हम कोई दूसरा लेते हैं, बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट वो लेते हैं। कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड एक एसिड होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में मिक्स कर दें
H2CO3 बनता है, इसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड भी एक वीक एसिड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता लाइक सल्फ्यूरिक एसिड HCl। तो कार्बोनिक एसिड को जब हम किसी वाटर यहाँ पे बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है, कार्बोनिक एसिड ऑफ कोर्स इज एसिड, तो एक प्रोटॉन देता है, एक प्रोटॉन। ये वाटर इस प्रोटॉन को कैप्चर करता है और हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। अब आपके ख्याल में इन दोनों में से कॉन्जुगेट बेस कौन है? HCO3। शाबाश, ये कंजुगेट बेस है। लग रहा होगा कि कंजुगेट एसिड है, ये लग रहा होगा कि एसिड है। इस तरह तो देखने वालों को अमोनिया भी एसिड लगता है, शायद ये एसिड है, क्योंकि वो कहते हैं यार ये प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन का होना इतना मैटर नहीं करता, वो डोनेट कर सकता है या नहीं, ये मैटर करता है। तो अमोनिया इज ए बेस, नॉट एसिड। तो ये HCO3 ये कंजुगेट बेस है। क्यों बना है? एक एसिड से बना है, एक एसिड से। तो अब इसी कंजुगेट बेस को अगर हम वाटर इसकी यानी इसका हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करते हैं, वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ ब्रेक डाउन होगा। ये H कैप्चर कर लेगा, H2CO3 बन जाएगा। लेकिन इसने H कैप्चर किया, इससे भी ये लग रहा है ना कि ये बेस है। एक कंफ्यूजन शायद हमें कभी थी कि इसको एसिड कहें या बेस कहें। इस वक्त भी देखेंगे लग रहा है कि बेस है, क्योंकि इसने H कैप्चर किया। और ये सोल्यूशन ओवरऑल क्या कहलाएगा? तो हमने एक लाइन लिख देनी है, सच एनाइंस रिएक्ट विद वाटर प्रोड्यूसिंग बेसिक सोल्यूशन। Such anions react with water producing basic solution. Such anions react with water producing basic solution. अब वो कौन से एनाइंस हैं? अब कौन से वाले एनाइंस हैं? एसीटेट आइन, सायानाइड आइन, बाइकार्बोनेट आइन, कार्बोनेट आइन। अब ये सारे जो एनाइन हैं ये हम समझ चुके हैं एग्जांपल्स की मदद से कि दे आर ऑल स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस क्यों कह रहे हैं, ये बात तो हमको समझ आई कि कॉन्जुगेट बेस है। स्ट्रॉन्ग इसे कह रहे हैं कि हमें ये पता है कि जो वीक एसिड होता है इससे बनने वाली बेस स्ट्रॉन्ग बेस होती है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होती है। वीक एसिड से बनने वाली बेस स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होती है। वीक एसिड से बनने वाली बेस स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होती है। वीक एसिड से बनने वाली बेस स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होती है। तो बुक में जो रिएक्शन लिखे हैं, अब क्लास के बाद अगर रिएक्शन को देखें तो मेरे ख्याल में ये कुछ समझ आ रहे होंगे। पूछिएगा जो इस पर कंफ्यूजन हो। अच्छा, तो अभी एक पार्ट था, यानी नेगेटिव एनाइन की अभी बात की है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात ये है कि जो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, लेकिन अगर आपके जहन में ये ख्याल आ सकता है कि भाई हमने अभी एसिटिक एसिड लिया है, यानी हम सारे वीक एसिड क्यों ले रहे हैं, HCl लिया है, और ये सारे कार्बोनिक एसिड तो इतना वीक एसिड होता है कि आपकी कोको कोला, 7 अप, पेप्सी, ये कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बोनेटेड वाटर होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। यानी हम इसे पी भी लेते हैं, इतना वीक एसिड होता है। सिरका इतना वीक एसिड होता है, खाने में इस्तेमाल होता है। तो दीज आर ऑल वीक एसिड्स। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई अगर हम वीक एसिड लेने की बजाय कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें, मसलन हम ले सकते हैं HCl ले लें, हम नाइट्रिक एसिड ले लें, और हम क्या ले सकते हैं, हम सल्फ्यूरिक एसिड ले लें। हम इस तरह का कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें, तो बात क्या बनेगी?
भी स्ट्रॉन्ग एसिड से जो कंजुगेट बेस बनेगी वो वीक बेस होगी या स्ट्रॉन्ग बेस? वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड से जो कंजुगेट बेस बनेगी आपके ख्याल में वो वीक बेस होगी या स्ट्रॉन्ग बेस? वीक बेस होगी। शाबाश, वीक बेस होगी। ये बात तो पता है। इससे हमें क्लोराइड आयन बनेगा विच इज ए वीक बेस, इससे नाइट्रेट आयन बनेगा विच इज ए वीक बेस, वीक कंजुगेट बेस। इससे हमारे पास सल्फेट आयन बनेगा विच इज ए वीक कंजुगेट बेस। द रीजन इज स्ट्रॉन्ग एसिड से बनने वाली कंजुगेट बेस वीक बेस होती है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? ये सारे के सारे वीक कंजुगेट बेस हो गए। अब ये जो वीक कंजुगेट बेस है ना, इनके बारे में एक लाइन हमें याद रखनी है कि ये इतनी वीक हैं, ये वीक हैं, ये इतनी एबिलिटी ही नहीं रखते कि हाइड्रोलाइसिस करें, पानी के मालिक्यूल का बॉन्ड तोड़ें, इनमें इतनी एबिलिटी नहीं है। तो हम लाइन लिखेंगे anion, anion mean negative ion, anions like chloride ions, nitrate ions, sulfate ions are so weak, थोड़े मोड़े नहीं, so weak, बहुत weak, so weak conjugate, so weak conjugate bases that they do not react with वाटर। भाई ये तो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। ये एक बात थी, ये आधा टॉपिक यहाँ पर हुआ है। फिर आ जाए जी, अब अभी हमने एसिड लिए और एसिड से हमने एसिड लिया, एसिड से जो कॉन्जुगेट, एसिड से जो कॉन्जुगेट बेस या कंजुगेट सॉरी एसिड से जो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बनी या फिर वीक कंजुगेट बेस बनी, इसको हमने डिस्कस किया, जिसका रिएक्शन वाटर के साथ करवाया और इससे कहा कि जो ओवरऑल सोल्यूशन बेसिक बनता है। अगर हमने जितना डिस्कशन किया उसे एक लाइन में समराइज करें, हमने एक वीक एसिड लिया या कोई एसिड लिया, वीक ना कहें, एसिड लिया, एसिड से स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड से स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बनी और या वीक कंजुगेट बेस बनी। वीक कंजुगेट बेस तो वाटर, वीक कंजुगेट बेस तो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं कर सकती। स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस ये वाटर के साथ रिएक्ट किया और बेसिक सोल्यूशन बना। ये तो हो गई समरी। अब हम लेने वाले हैं, पहले हमने वीक एसिड लिया था ना, वीक एसिड, अब हम वीक बेस लेंगे। अब हम लेंगे वीक बेस। अच्छा, अब वीक बेस से जो आपको, वीक बेस से जो आपको कंजुगेट एसिड मिलेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक? स्ट्रॉन्ग। शाबाश, एक्सीलेंट, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड होगा। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई वीक बेस, कोई वीक बेस क्या लें, जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड इज ए वीक बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ए वीक बेस एंड ये वीक बेस ले लेते हैं। इस वीक बेस का वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो इससे वीक बेस है और हाइड्रोक्साइड आयन देगी, तो ये एसिड है। अच्छा, इसमें हमने रिएक्शन कैसे देखना है, इसमें ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा वीक में और कॉपर आयन बनेगा और जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो वाटर के साथ मिलकर क्या बना देगा, अगर हम इस रिएक्शन को सोचें,
वीक बेस जब हम वाटर में रिएक्ट करते थे तो क्या बनता था? हाँ जी, बनता था जी। हमने ऐसी बेस कभी शायद ली ही नहीं थी। जैसे बेस थी। तो यहाँ पर जो दूसरा प्रोडक्ट बनना चाहिए ना, वो एग्जैक्ट मेरे माइंड में नहीं आ रहा कि वो क्या बनना चाहिए। अगर यहाँ से हम हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन ही रिलीज होगा तो अच्छा, इसको ऐसे कर ले कि रिएक्शन को ऐसे कर लें, हाइड्रोक्साइड आयन तो वाटर के साथ ऐसे नहीं जुड़ता होता जैसे प्रोटॉन जुड़ता होता है। इस रिएक्शन को अगर हम ऐसे लिख लें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो कोई वीक बेस ली है और इस वीक बेस को वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज किया है, यानी रिएक्टेंट के तौर पर इंडिकेट ना करें ताकि कंफ्यूजन से बचें। वीक बेस फॉर एग्जाम्पल कॉपर हाइड्रोक्साइड ली है, बाद में मैं नेट पे सर्च करता हूँ कि प्रॉपर रिएक्शन वीक बेस का वाटर के साथ क्या होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इससे तो कॉपर आयन बनेगा और दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। अब ये जो कॉपर आयन है, इसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड। स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड। जहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड बना है वहां पर कहीं पर कंजुगेट बेस भी बनी है, कंजुगेट बेस भी बनी है, जिसको हमने अभी इग्नोर कर रखा है क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा कि वो कंजुगेट बेस क्या बनी है, और बुक में चूंकि उसका जिक्र भी नहीं है, तो हमने इस कंजुगेट बेस को बाद में देखेंगे क्या बनते हैं। अभी हमने सिर्फ ये देखा है कि जब भी कोई वीक बेस वाटर के साथ उसका रिएक्शन होता है तो एक स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड बनता है। अब ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड है कॉपर आयन। स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड, इस स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड का अगर हम वाटर वाटर के साथ इसका रिएक्शन करें विच इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, और जब ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो ये वाला OH जाएगा फॉरन कॉपर के पास। कॉपर OH, कॉपर की वैलेंसी 2 है तो OH फिर 2 चाहिए, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे बैलेंस करने के लिए, यहाँ पर भी 2 लिख देंगे और यहाँ से बन जाएगा 2 प्रोटॉन। अब इस सोल्यूशन को देखकर ओवरऑल आप बताएं कि ये सोल्यूशन एसिडिक की नेचर होना चाहिए या बेसिक की नेचर होना चाहिए। एसिडिक होना चाहिए ना, इसके एसिडिक सोल्यूशन। तो पता ये लगा कि वीक बेस का स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो जो सोल्यूशन बनता है वो एसिडिक सोल्यूशन होता है। तो वीक बेस का स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो जो सोल्यूशन बनता है वो एसिडिक सोल्यूशन होता है। इसी तरह अमोनियम आइन इज ए स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड। स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड। अब ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन आयन बनता है, और ये सोल्यूशन ओवरऑल एसिडिक होता है, एसिडिक सोल्यूशन। तो इसमें भी यही बात याद रखनी है कि जो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन अगर कोई वीक कंजुगेट एसिड हुआ, वीक कंजुगेट एसिड, और वीक कंजुगेट एसिड कैसे बनेगा
स्ट्रॉन्ग एसिड से, अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कर लिया, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर लिया, अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर ली तो उससे जो कंजुगेट एसिड बनेगा वो वीक होगा, और वीक एसिड एंड वीक कंजुगेट एसिड cannot react with water, like sodium ion is a weak conjugate acid क्योंकि ये बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सिमिलरली कैल्शियम आयन इज ए वीक कंजुगेट एसिड क्योंकि ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, विच इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। पोटाशियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, they are all weak conjugate acids. They cannot react with water, cannot react with water क्योंकि ये weak conjugate acid है, ये वाटर का ये हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकता, हाइड्रोलिसिस ब्रेकिंग को कहते हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते। सर फिर इनकी सोल्यूशन एसिडिक होगी या बेसिक? इनकी वाटर में जो सोल्यूशन डालेंगे तो वाटर में प्रेसिपिटेट बन के रह जाएंगे, जो उनमें हल ही नहीं वैसे रहेंगे क्योंकि ये पानी के तो बॉन्ड ब्रेक ही नहीं कर रहे, बस बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे ये सारे आयंस, क्योंकि ये पानी के साथ पानी की ब्रेकिंग करके उसमें पानी का हिस्सा ही नहीं बन रहे। ये ऐसे ही है जैसे अगर हम सादा पानी लें और सादा पानी में कोई चीज़ डाल दें, फर्स्ट करें नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया, अब जो वाटर है वो इस NaCl को यहाँ से ब्रेक करता है और सोडियम आयन बनता है और क्लोराइड आयन बनता है, और वाटर इस सोडियम आयन को सराउंड कर लेता है। ये साल्ट के साथ हम बात कर देते हैं, और इसी तरह वाटर क्लोराइड आयन को सराउंड कर लेता है। अगर ये ब्रेक ही ना हो तो ये सारा वाटर फिर इसे सराउंड नहीं करेगा, ये सारा साल्ट यहीं पे जाकर सेटल डाउन हो जाएगा। तो जो वीक एसिड हैं क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं कर रहे वाटर के साथ, तो उनका ना सोल्यूशन वाटर के साथ कोई बनता ही नहीं, तो वाटर के साथ उनको कोई रिएक्शन करना चाहिए। एक तो ये रीजन इसकी हो सकती है। दूसरा, जो वीक एसिड हैं अगर हम इनको वाटर में मिक्स करें भी सही तो उस वक्त हमें फिर ये देखना पड़ेगा कि सोल्यूशन में पॉजिटिव आयन ज़्यादा हैं, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हैं या हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा हैं। मैं ये समझता हूँ, कंफर्म तो मुझे नहीं है, मैंने कहीं देखा तो नहीं है कि ये वाले जो वीक एसिड हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहे, तो इनका हम वाटर के साथ ऐसे सोल्यूशन नहीं बनाते, या तो कोई और सॉल्वेंट यूज कर लेते हैं, या अगर इनका वाटर के साथ हम सोल्यूशन बना भी लें तो फिर वो जो सोल्यूशन होता है वो सोल्यूशन बेसिक इन नेचर होता है, एसिडिक नहीं होता। क्योंकि अगर फर्ज करें इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवा लेते हैं और जस्ट इमेजिन कि ये बॉन्ड टूट जाता है किसी तरीके से, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ओवरऑल सोल्यूशन फिर बेसिक के नेचर हो जाएगा। तो ये सारे जो कैटायन हैं ये वाटर के साथ, यानी इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती। देयर आर सो वीक एसिड दैट दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, लेकिन अगर करें तो फिर सोल्यूशन बेसिक की नेचर होगा क्योंकि इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे। तो बुक में फिर हाइड्रोलिसिस की एक और डेफिनेशन लिखी है, द रिएक्शन ऑफ कैटायन एंड एनायंस ऑफ साल्ट विद वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस इज डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रेशन। इन हाइड्रोलिसिस, ये लाइनें मिल रही हैं आपको, मैं पढ़ रहा हूँ, बुक में देखें, बुक में देखें पेज 190 188 पे।
मिला ये पेज? Yes, sir. तो हाइड्रोलिसिस is different from hydration. In hydrolysis, HOH bond is broken, whereas in hydration, water molecule adds up to a substance without bond breakage. अब ये एसिडिक होगा, ये बेसिक होगा, इसका आंसर इन आखिरी 3 बातों में लिखा हुआ है। There are 4 types of salt on the basis of their reactivity with water. Salt of strong acid and strong base do not hydrolyze. हाँ, शाबाश भाई। ये जो मेरे ख्याल में आपका कुछ ऐसे ही क्वेश्चन था कि अगर ये वाटर को हाइड्रोलाइज ही नहीं करते तो फिर वाटर को जब हाइड्रोलाइज ही नहीं करेंगे तो इनका सोल्यूशन एसिडिक होगा ना बेसिक। साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, अगर ये वाटर को हाइड्रोलाइज नहीं करते तो इसका पीएच फिर 7 रहती है। साल्ट ऑफ ए वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रोलाइज प्रोड्यूसिंग बेसिक सोल्यूशन, जो हमने ऊपर ऊपर वाले रिएक्शन में देखा। ऊपर ऊपर वाले रिएक्शन में तो ये चीज हमने लिखी थी CH3 ये एक्चुअली कॉन्जुगेट बेस तो है, लेकिन अगर यहाँ पर ये एक तरह से साल्ट भी है, इसका एक यहाँ आपको सिर्फ नेगेटिव आयन शो हो रहा है, लेकिन जहाँ पर नेगेटिव आयन होता है वहाँ पर लाजमन लाजमन कोई पॉजिटिव आयन भी होता है। अगर इसको पूरा लिखा जाए तो ऐसे लिखा जाएगा, सिर्फ नेगेटिव आयन से स्ट्रक्चर नहीं रहता, जहाँ पर कोई नेगेटिव आयन होता है उसका एक काउंटर आयन अपोजिट आयन जरूर वहाँ पर होता है। इसी तरह यहाँ पर हमने सिर्फ हाफ लिखा है, ये पूरा अगर लिखें तो यहाँ पर इसका लाजमन लाजमन एक पॉजिटिव आयन जरूर होगा। तो यही बात यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। साल्ट ऑफ ए वीक एसिड, साल्ट ऑफ ए वीक एसिड मतलब साल्ट ऑफ ए वीक एसिड की जगह आप यूं भी लिख सकते हो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। साल्ट ऑफ वीक एसिड की जगह आप स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस भी लिख सकते हैं ना, साल्ट ऑफ वीक एसिड की जगह Yes, sir. स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस भी लिख सकते हैं। And strong bases hydrolyze producing basic solution. Salt of strong acid, अब salt of strong acid की जगह पर हम weak conjugate क्या लिख सकते हैं? salt of यहाँ से अगर हम देखें salt of strong acid, ये वाला, ये salt of strong acid, तो उसकी जगह weak conjugate base लिख सकते हैं। बट ये तो वाटर को हाइड्रोलाइज नहीं करती, नहीं ये वाली बात नहीं है, कुछ बात और है। ये वाली नहीं, सॉरी ये वाला है, ये वाला कॉपर आयन। साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह हम साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड अच्छा सही है। नेक्स्ट में देखें साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, मतलब साल्ट ऑफ ए वीक बेस की जगह पर हम स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड लिख सकते हैं। साल्ट ऑफ ए वीक बेस यानी ये जो 3 पॉइंट है वो क्या है? साल्ट ऑफ, अब स्ट्रॉन्ग एसिड को इग्नोर कर देते हैं, यूं कहें साल्ट ऑफ ए वीक बेस, साल्ट ऑफ ए वीक बेस की जगह पे हम स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड लिख सकते हैं। साल्ट ऑफ ए वीक बेस की जगह पे हम स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड लिख सकते हैं। साल्ट ऑफ वीक बेस की जगह पे हम स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड लिख सकते हैं। अब जो साल्ट ऑफ ए वीक बेस है उसकी जगह पे हम स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड लिख सकते हैं, तो इससे ओवरऑल एसिडिक सॉल्यूशन आता है। ये हमने एग्जांपल के साथ समझा है। फिर पॉइंट 4 है salt of a weak acid and weak base hydrolyze, but the resulting solution is either neutral, acidic or basic. This depend upon
relative values of Ka and Kb of cations and anions. तो फिर इन सारी बातों को समराइज करके टेबल 8.5 में लिखा गया। तो ये थी आज की क्लास। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम लेवलिंग चैप्टर को खत्म कर देंगे और नया चैप्टर जो हमने शुरू करना है इसकी एक्सरसाइज अगर हम देखें तो काफ़ी हो गई है। अगर नया चैप्टर हमने 9 शुरू करना है ना। Yes, sir. Okay, thank you so much for joining this class. Okay, Allah Hafiz.